तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी लेवल पर चल रही होगी। चाहे आप बीटीएससी जेई का करें या फिर अभी फिलहाल में जो वैसे कैंडिडेट जो इस बार डीडीए जेई देने वाले हैं उसके लिए मैं एक इम्पोर्टेंट बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपका इस चैनल पे स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन चैनल पे इसमें अभी 10 पार्ट अपलोडेड हो चुका है, ठीक है। जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था, बेहतरीन क्वेश्चन के साथ है। प्रीवियस ईयर भी सारा सोल्यूशन किया गया था और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी किया गया था, ठीक है। एग्जाम के जस्ट 2 दिन पहले मैं दो आपको मतलब मैराथन टाइप में आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। जो कि आपको देखा जाए तो बहुत ही अच्छी लेवल का क्वेश्चन उसमें रहेंगे। जो कि जैसा कि मतलब जो डीडीए जे में जो क्वेश्चन का ट्रेंड रहता है वो आपको उस टाइप में सेम टू सेम फॉलो करते हुए दिखेगा, ठीक है। तो आप लोग देखना ना भूलें। और अभी फिलहाल में जिसका भी एग्जाम है आप लोग जरूर जाके डीडीए का जितना भी पेपर हुआ था सारा आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। जो कि 1 से 10 तक देखना बहुत ज़रूरी है। तब आपको समझ में आएगा कि नहीं डीडीए जे के लेवल क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और कौन से क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लगाना है, ठीक है। मेन यही है कि कोई भी क्वेश्चन में कैसा कोई अप्रोच लगाना है। चाहे आपका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, चाहे आपका मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है। लोग अक्सर गलती करते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। सबके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं वैसे कैंडिडेट के लिए, वैसे भाइयों के लिए बोल रहा हूँ जो गलती करते हैं, ठीक है। जो कि इजी क्वेश्चन में गलती करते हैं, जो कि उसको सिलेक्शन से बाहर कर देता है, ठीक है। इजी क्वेश्चन आप गलत कीजिएगा, इजी क्वेश्चन अगर आप गलती कीजिएगा तो ऑब्वियसली कि सिलेक्शन से बाहर हो गया। क्योंकि वो क्वेश्चन जितना भी कैंडिडेट एग्जाम में अपियर है सारा क्वेश्चन सभी लोग आपको वो क्वेश्चन को सही कर रहे हैं, लेकिन अब आप उस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। इट मीन्स थोड़ा सा कहीं शायद कॉन्सेप्ट में कमी होगा या फिर आपको उस क्वेश्चन को अप्रोच जो लगाएं अप्रोच में कुछ प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके आप लोग जाके इस चैनल पर विजिट करें। और आपको इस चैनल में डीडीए का सारा पेपर अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और आज से मैं आपसे पहले भी बोला था कि अनाउंसमेंट किया था कि आज से हम लोग बीटीएससी जेई और साथ ही साथ आप लोग अगर डीडीए जेई तो ऐसा थोड़ी कि डीडीए जेई पेपर नहीं आएगा। आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए बीटीएससी जेई बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन जॉब है, ठीक है। इसके बारे में मैं कभी और बताऊंगा, लेकिन आज जो हम लोग का मेन मोटिव है कि हम लोग आज एक क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। कंटिन्यू आपको 8 से 9 बजे के बीच में देखिए मतलब होता है कि अपलोडिंग में थोड़ा टाइम लगता है। कभी क्वेश्चन भी अच्छे खासे हैं, करीब 70 से 80 क्वेश्चन है, तो टाइम लगेगा ना। तो 70 से 80 क्वेश्चन है, करीब 1.5 से 1.5 घंटा प्लस ये क्लास चलेगा, ठीक है। आप लोग पर डे इसी तरह आप लोग इस वीडियो को देखें, ठीक है। आज से स्टार्ट हो रहा है। तो जितने भी मेरे भाई डीडीए जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, बीटीएससी जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपका यूपीपीएससी लेक्चरर वाले पोस्ट के लिए कर रहे हैं, या फिर आपका आरआरबी जो इस बार होने वाला है पेपर उसी के लिए कर रहे हैं, डेडिकेटेड के साथ इस चैनल को देखें, डेडिकेटेड के साथ इस वीडियो को देखें। क्योंकि ये सारे कंटेंट देखिए, आप लोग थ्योरी कहीं से पढ़ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस आप इस चैनल से जरूर कीजिएगा, ठीक है। थ्योरी आप कहीं से पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का प्रैक्टिस, क्योंकि ये चैनल बेसिकली आपको एमसीक्यू की इतना प्रैक्टिस करवा देगा ना टिल दी एग्जाम तक। देखिए हम जैसे आज हम लोग बीटीएससी जेई का स्टार्ट कर रहे हैं, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज से टिल दी एग्जाम तक मान के चलिए कि एक दिन हम लोग 80 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। मान के चलिए कि एक सप्ताह में कितना क्वेश्चन होगा, ठीक है। एक महीना में कितना क्वेश्चन होगा, तो आपके पास इतना सारा क्वेश्चन हो जाएगा ना कि उस क्वेश्चन को मतलब थोड़ा सा आप अपने अंदर इंप्लीमेंट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पर डे अगर आप सेट देखते जाए कंटिन्यूस अगर आप सेट देखते रहेंगे, जैसे क्या होगा कि क्वेश्चन का अप्रोच लगाने में कौन से क्वेश्चन में हम कैसा अप्रोच लगा रहे हैं आपको समझ में आएगा। कौन सा क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब जल्दी वन लाइनर क्वेश्चन को जल्दी मार के हमको आगे बढ़ना है। मतलब सारा क्वेश्चन सारा कॉन्सेप्ट में इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, ताकि अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जो इस बार बीटीएससी जेई देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही बेहतरीन गोल्डन चांस है इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। थ्योरी आप लोग बहुत पढ़ाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल और कंसेप्ट और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू इस चैनल से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आपको फायदा मिलने वाला है, मैं विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है। चलिए वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए देखिए क्या है ना कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है कि रीड दी फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए ठीक है, स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। 2 स्टेटमेंट है, क्या है कंटूर आर ड्रॉन अंडर वाटर दे आर कॉल्ड फैटम्स। आप लोग पढ़े होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर में ये दोनों
दिया गया है, दोनों मेंशन है, उसे क्या बोलते हैं? फैटम्स भी बोलते हैं, उसे और बोलते हैं क्या? सबमर्ज बोलते हैं, सबमर्ज। सबमर्ज भी बोलते हैं उसको, ठीक है। याद रखिए, कभी सबमर्ज भी दे तो उसको भी आप लोग सही समझिएगा कि फैटम्स और सबमर्ज दोनों सही है, ठीक है। अंडर वाटर जो हम लोग कंटूरिंग करते हैं उसको भी मेजर, मतलब इस टाइप से उसको उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फैटम्स भी बोलते हैं और सबमर्ज भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ये दोनों जो पॉइंट है ना आपका कंटूर से दिया गया है, ठीक है। जो आपका ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा देखते हैं क्या है। टू कंटूर टू कंटूर लाइन हैविंग ए सेम एलिवेशन, ठीक है, सेम एलिवेशन कैन यूनिट एंड कंटिन्यू एज ए वन लाइन, एकदम गलत है। टू कंटूर लाइन हैविंग कभी सेम एलिवेशन में होगा, लेकिन कभी वो वन यूनिट, कभी वो यूनिट नहीं होगा, ठीक है। जो कि यहाँ लिख रहा है कैन यूनिट, दोनों मिल जा रहा है, कभी ये नहीं होगा। तो ये ऑप्शन आपका मेरा गलत है, ठीक है। ये ऑप्शन मेरा गलत है, जो कि फर्स्ट इज करेक्ट। कहाँ है जी? फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट, समझ गए। इसमें से देखिए हम लोग अब कुछ चीज़ से और हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग, जैसे क्वेश्चन कोई पूछता है कि आपका कंटूर इंटरवल के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है। कंटूर इंटरवल क्या होता है? कंटूर इंटरवल क्या होता है? वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव कंटूर। क्या है? वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव, टू कंजुगेटिव कंटूर, टू कंजुगेटिव कंटूर के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंटूर इंटरवल बोलते हैं। इसी तरह क्या होता है? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल क्या होता है? इसमें एक और आपका होता है क्या? एक आपका होता है कि देखिए कंटूर इंटरवल कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है क्या? कंटूर के कितने मेथड हैं, ठीक है। मेथड तो आप लोग जानते होंगे, मेथड्स ऑफ कंटूर, मतलब जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बनने लायक है मैं सारा आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। क्या होता है आपका? दो होता है, डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड आपका एक, और दूसरा क्या है आपका? इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड में और डायरेक्ट मेथड दोनों में सबसे मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है? याद रखिएगा। जो आपका, देखिए आपका डायरेक्ट मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मेथड एक ये ऐसा मेथड है जो कि ये इसका जो बहुत एक्यूरेट मेथड है ये, ठीक है। डायरेक्ट मेथड ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, बट ये स्लो मेथड है, ठीक है। ये स्लो मेथड है, मानते हैं स्लो मेथड, लेकिन स्लो मेथड जो होता है वही एक्यूरेट होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड क्या है? ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड, एक्यूरेट मेथड है, बट स्लो है, स्लो है, कोई दिक्कत नहीं है, स्लो है तो एक्यूरेट तो है ना, एक्यूरेट मेथड है। और इसमें आपका देखिए इनडायरेक्ट मेथड में कौन कौन सा मेथड होता है आपका? स्क्वायर मेथड, स्क्वायर मेथड हो गया आपका। फिर आपका दूसरा हम लोग क्रॉस सेक्शन मेथड बोल सकते हैं। और एक आपका और होता है, पहला दूसरा, पहला दूसरा और तीसरा हम यहाँ लिख सकते हैं। तीसरा मेरा क्या है? टेकोमेट्री मेथड, टेकोमेट्री सर्वे या टेकोमेट्री मेथड, टिकोमेट्री, टिकोमेट्री मेथड, ठीक है। ये जो तीन मेथड है किसमें आपका है? इनडायरेक्ट मेथड का होता है, ठीक है। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि दे देगा तीन ऑप्शन और एक दे देगा दूसरा, पूछेगा कि इनमें से कौन डायरेक्ट मेथड है, कौन सा इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जितना भी मतलब जो जितना क्वेश्चन बनने लायक है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। जहाँ से क्वेश्चन बनने लायक है इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। कन्फर्म इस टॉपिक से मिलेगा। कंटूर इंटरवल से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, समझ रहे हैं ना। कंटूर इंटरवल पे, कंटूर इंटरवल का जो आपका फैक्टर जो होता है, ठीक है, जिस पे डिपेंड करता है किस पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, किससे प्रोपोर्शनल रहता है, उस पर भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और ये जो आपका इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर है इसमें से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। मतलब देखिए क्या होगा ना कि एक क्वेश्चन में मैक्सिमम जितने क्वेश्चन बनने के चांसेस है, ठीक है, मैं सारा आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। ये मत समझिएगा कि 60 से 70 क्वेश्चन हो रहा था, नहीं, 60 से 70 क्वेश्चन तो हो रहा है, लेकिन इसके अंदर देखिए आपको 100 से प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए। ए थीन सिलेंडर प्रेशर वेसल विथ ए इनसाइड रेडियस आर दिया गया है, मेटल थिकनेस टी है, सब्जेक्टेड टू ए इंटरनल फ्लूइड प्रेशर, व्हाट इज द लोंगिट्यूडिनल स्ट्रेस। क्या होता है जी? लोंगिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? टू पी आर बाई टू टी होता है ना, टू पी आर बाई टू टी। ये तो हम लोग पढ़ भी किए होंगे, इंटरनल लोंगिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए। देखिए आपको मैं अभी जितने भी हम लोग सेट किए हैं, चाहे DDA जेई का हम लोग किए हैं, चाहे अभी फिलहाल में हम लोग
एसएससी के जो एग्जाम हुआ प्री का, उसमें हम लोग भी करीब मास्टर सीरीज चला था, करीब अच्छा खासा उसमें भी क्वेश्चन हुआ था। तो मैं आपको देखिए क्वेश्चन कराने का सेंस यही है कि इसमें आपको किस टाइप से क्वेश्चन पे अप्रोच लगाना है, ठीक है, हम लोग उस पर कम करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए मैच दी फॉलोइंग है, इसको किस टाइप से बनाना है, इसको इस टाइप से बनाना है कि आपको पहले जो आ रहा होगा, जैसे आपको रिज कैनाल क्या होता है, कंटूर कैनाल क्या होता है, सैड स्लोप कैनाल क्या होता है, अगर इनमें से कोई एक तो जरूर आपको याद होगा, समझ रहे हैं ना, कोई एक तो जरूर याद होगा, तो पहले उसको हम लोग मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो रीज कैनाल क्या होता है, तो रीज कैनाल हम लोग जानते हैं कि ये एलैंड अलोंग दी वाटर सेट, ठीक है, अलोंग दी वाटर सेट, मतलब ए का टू होगा, ठीक है। तो देखते हैं ए का टू किस में है, ए का टू एक ही ऑप्शन में है, ही है, ठीक है। ऐसा ऐसा रेयर क्वेश्चन होता है जिसमें आपका एक ही में आपका आंसर मिल जाता है। ऐसे आपका ए का भी टू है, तब फिर कहीं और ए होगा, उसका भी टू होगा, ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन आपका डायरेक्ट ए का डायरेक्ट मिल जाता है, तो उसे आप मार के तुरंत आगे बढ़ जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर इसी तरह जब ए के टू हो गया, तब बी का क्या हो जाएगा जी, बी का क्या दिया, बी का थ्री, बी क्या कंटूर कैनाल, कंटूर कैनाल क्या होता है, कंटूर कैनाल ऑलवेज पैरेलल होता है, याद रखिएगा, पैरेलल टू कंटूर होता है, ठीक है, कंटूर कैनाल। सैड स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, अलाइंड रफ टू ए राइट एंगल टू द कंटूर, ठीक है। ये क्या होता है, आपका पैरेलल होता है, राइट एंगल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए क्या है ना, द मॉडुलस ऑफ resilience इज कैरेक्टराइज बाय द एरिया लोकेटेड अंडर ए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू, उसको क्या बोलते हैं बताइए, उसे क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिलियंस इज कैरेक्टराइज बाय द एरिया लोकेटेड अंडर ए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं, याद रखिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है बताइए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए काइंड इन ईरर, बताइए इनमें से कौन सा ईरर नहीं है, ईरर का पार्ट नहीं है, सब पूछ रहा है, ठीक है, याद रखिए कौन नहीं है जी, मिस्टेक, कंपनसेशन, कम्युलेशन या फिर डिस्क्रिपेंसीज, ये भी मिस्टेक का ये तीनों पार्ट है, ठीक है। लेकिन आपको डिस्क्रिपेंसीज है, ये आपका इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि सराउंडिंग एटमॉस्फेयर प्रेशर इज टेकन एज ए डेटम टू फाइंड, बताइए सराउंडिंग एटमॉस्फेयर क्या रहा है, सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन टू डेटम टू फाइंड क्या, गेज प्रेशर, क्या होता है जी, गेज प्रेशर होता है कि क्या होता है, गेज ही प्रेस ना होता है, हम लोग गेज प्रेशर, अच्छा गेज प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर को हम लोग जब मेजर करते हैं एलवेज, कहाँ से हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं एलवेज हम लोग, ठीक है, डेटम से मेजर करते हैं, ठीक है। यही पूछ रहा है फार्मूला, मतलब इसका डिफिनेशन दे दिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन एज ए डेटम टू फाइंड ए गेज प्रेशर, ठीक है, मतलब इसका डिफिनेशन यहाँ पे है, ठीक है, डिफिनेशन दे दिया गया। अच्छा बताइए तो एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, पी एब्सोल्यूट इक्वल टू क्या होता है, ए बी एस, एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू क्या होता है बताइए तो, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस पी गेज प्रेशर, ठीक है, याद रखिएगा। इस पे ये जो है ना, इस फार्मूला, इससे भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। एब्सोल्यूट में क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, ठीक है। एक और इसमें होता है, इसमें क्या एक और होता है आपका वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। तो वैक्यूम प्रेशर हम लोग लिखते हैं यहाँ, वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, वैक्यूम प्रेशर में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक पी एटीएम माइनस पी गेज, सॉरी गेज नहीं, एब्सोल्यूट, एक मिनट सॉरी एब्सोल्यूट, क्या होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। तो याद रखिएगा, वैक्यूम प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर, और यहाँ पर आपका एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। देखिए क्या है ना कि बीच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट दैट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए हार्डन कंक्रीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वाटर सीमेंट रेशियो when the concrete mix is वर्केबल कंसिस्टेंसी, बताइए जी, बताइए, आप लोग तो पढ़े होंगे, एसएससी जेई दे के आए हैं, तो ऐसा क्वेश्चन हो तो आप लोग हलवा समझ रहे होंगे,
ठीक है। देखिए कोई भी जब शुरुआत हो रहा है तो शुरुआत में क्वेश्चन थोड़ा सा लो ही रखा जाता है, ठीक है। अगर आप लोग को थोड़ा सा मतलब एडवांस लेवल का और आपको अगर ये करना है, प्रैक्टिस करना है, तो इसी चैनल पर आप लोग जाइए। DDA का करीब 10 से 12 सेट हुआ है, ठीक है, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। जिनको लग रहा है कि ये क्वेश्चन हल्का है उनके लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए धीरे धीरे सब चीज़ का लेवल बढ़ता है ना। आज शुरुआत है, आज से फिर कल थोड़ा सा इससे मॉडरेट आएगा और अभी चलेगा। वो बोले ना कि शुरुआत में आपको मैं बता दिया कि जीरो से हम लोग, जीरो लेवल से हम लोग हीरो लेवल तक जाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग अभी मतलब वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने वाले हैं। इसके आगे जाएंगे तो खाली आपको स्टेटमेंट चलेगा, ठीक है। खाली स्टेटमेंट, जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है। देखिए बताइए क्या होता है। आप लोग सिर्फ आंसर कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। बीच ऑफ द फ्लोइंग लो स्टेट दैट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हार्डन कंक्रीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वाटर सीमेंट रेशियो व्हेन द कंक्रीट मिक्स ऑफ ए वर्केबल कंसिस्टेंसी। कौन सा लो होता है जी, बताइए तो। अब्राहम्स लो नहीं पढ़े हैं? ये सब डायरेक्ट डायरेक्ट आपको इसको ये कर दीजिए ना, क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन एलिमिनेशन से दोनों का, तीनों का एलिमिनेट कर दीजिए, डायरेक्ट मार दीजिए अब्राहम्स लो, ठीक है। देखिए क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ लेटराइट स्टोन, बताइए। मैं आपको बोला ना कि DDA प्रैक्टिस कीजिए, सारा क्वेश्चन जो यहाँ पर है अधिकतर क्वेश्चन आपको उससे मैच होता मिलेगा, ठीक है। DDA कितना, सॉरी, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ लेटराइट स्टोन का कितना होता है, 1.8 से 3.1, ठीक है। LL M, L से आपका हो गया लेटराइट, L से आपका आपका क्या, ये होता है लाइम स्टोन, ये आपका क्या क्या, LL M, ये आपका मार्बल। क्या है, मार्बल है, ठीक है। देखिए बीच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, बताइए विस्कोसिटी का कौन सा इनमें से नहीं है बोल रहा है, ठीक है। विस्कोसिटी मीन्स डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है, डायनेमिक विस्कोसिटी बोल रहा है ये। तो डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट कौन नहीं है जी, कौन नहीं है बताइए। मीटर का पर सेकेंड, पोएज भी है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, यही नहीं है। इसका यूनिट क्या क्या होता है जी, यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी क्या क्या होता है बताइए। फर्स्ट में हम लोग क्या जानते हैं, DP। आपका ट्रिक क्या बताया था, इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक याद करने का तरीका D है, ठीक है। D के उल्टा क्या होगा, P, ठीक है। P से क्या हो गया आपका, इसका SI यूनिट हो गया पास्कल, पास्कल सेकंड हो इसका SI यूनिट। और इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं बताइए। और इसका क्या यूनिट होता है, पास्कल सेकंड, एक और न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। ये आपका SI यूनिट हो गया। फिर इसका एक और आपका होता है क्या, एक होता है क्या, CGS यूनिट। CGS यूनिट वो कितना होता है बताइए। पास्कल सेकेंड का आपको जो CGS यूनिट, डायनेमिक विस्कोसिटी का CGS यूनिट क्या होता है, पोएज। क्या होता है, पोएज होता है, ठीक है। फिर हम लोग जानते हैं ये आपका हो गया डायनेमिक विस्कोसिटी का, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इसका फॉर्मूला क्या होता है, MLT -1 ठीक है। क्या होता है, -1 होता है, समझ में आ गया। ये आपका किसका हो गया, डायनेमिक विस्कोसिटी का। फिर हम लोग यहाँ दूसरा हम लोग पढ़ते हैं क्या, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसका SI यूनिट क्या होता है जी, SI यूनिट काइनेमेटिक विस्कोसिटी का मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फिर आपका जो इसका CGS यूनिट, जो CGS यूनिट क्या होता है, CGS यूनिट इसका क्या होता है, देखिए इसका CGS यूनिट और MKS यूनिट दोनों सेम होता है, किसका, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। कितना होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये और क्या होता है, स्टोक। 1 स्टोक इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। ये जितना भी मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
कोई ना कोई एग्जाम में सब में किसी न किसी पूछा गया, सब में। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका किसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए क्या है, फॉर ए कास्ट इन सीटू लाइनिंग आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। बताइए, इन सीटू लाइनिंग कर रहा है, ठीक है, लाइनिंग वो कैनाल कर रहा है, ठीक है, तो उसका पूछ रहा है कौन सा इसमें गलत स्टेटमेंट है, बताइए तो। अच्छा, हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि कैनाल जो होता है, कैनाल में हम लोग लाइनिंग क्यों करते हैं, उसका क्या फायदा है, क्या उसका बेनिफिट है, उसका क्या नुकसान है। देखिए क्या होता है ना कि जब हम लोग कैनाल पे लाइनिंग नहीं करेंगे ना, तो सबसे पहले वहाँ पर सारा जो उसका जो स्लोपिंग एरिया रहेगा, सारा पहले सॉइल इरोजन से सारा सब बह जाएगा, जितना भी मिट्टी वहाँ रहेगा। उसका दूसरा नुकसान क्या है कि वहाँ से जो पानी सीपेज करेगा, फिर उसका जो बगल में जो इरिगेशन वाला एरिया है उसको जाकर इफेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब देखा जाए तो बहुत सारे इसका डिसएडवांटेजेस है, लेकिन इसका एडवांटेज क्या है, अगर हम लोग कैनाल पे लाइनिंग कर देते हैं, ठीक है, तो पहली बात की जो वाटर जो सीपेज करता था, वाटर सीपेज रुक जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, उसमें जो आपका वहाँ का जो सॉइल रहेगा, सॉइल क्या हो जाएगा आपका, इम्प्रिमेबल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रिमेबल इम्प्रिमेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो पॉइंट है आपका क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज किसका है, लाइनिंग ऑफ कैनाल का। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए क्या पूछ रहा है कि फॉर कास्ट इन सिटू लाइनिंग आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, कौन सा गलत स्टेटमेंट है लाइनिंग ऑफ कैनाल का। ठीक है, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इट हैज़ ए हायर इनिशियल कॉस्ट, एकदम सही है। जब हम लोग कैनाल का लाइनिंग करते हैं तो उसमें तो शुरुआत में तो ज़्यादा ही इसमें कॉस्ट लगता है ना, ये जो ऑप्शन दिया, ये ऑप्शन है आपका सही है। दूसरा देखते हैं क्या है, द रेकरिंग मेंटेनेंस चार्ज आर हाई, ये नहीं होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट इसका लो होता है। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट इसका लो होता है, जो कि यहाँ बोल रहा हाई है, तो मेरा फॉल्स स्टेटमेंट मेरा ये है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं, इट हैज़ लॉन्गर लाइफ, एकदम सही है, देन एनी अदर टाइप, एकदम सही है, इसका लॉन्गर स्पान होता है, लॉन्गर लाइफ होता है। इट इज मोस्ट रेसिस्टेंट टू इरोजन, एकदम सही है। अगर हम लोग कैनाल का लाइनिंग कर देंगे तो हम लोग आपको शुरू में बताएं कि इसमें से जो सॉइल जो इरोजन कट के बह जाता है वो रुक जाएगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि इट इज मोस्ट रेसिस्टेंट टू इरोजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या, बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कॉजेज टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर। बताइए, ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग से कभी मतलब गलती ही नहीं करे होंगे, क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चन बहुत बार मैं DTA JEE में भी कराया हूँ, आपका BTSC नहीं, आपका SSC का जो प्री का पेपर जिसमें SSC में जो मास्टर सीरीज चल रहा था, उसमें भी मैं ऐसा क्वेश्चन कराया हूँ कि परमानेंट हार्डनेस क्या है, टेम्पोररी हार्डनेस क्या है, सारे क्वेश्चन हुए हैं। बताइए, विच इज द फॉलोइंग ऑप्शन कॉजेज टेम्पोररी हार्डनेस। टेम्पोररी हार्डनेस किसकी वजह से होता है, नाइट्रेट की वजह से, एकदम नहीं। कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, एकदम सही। सल्फेट होता है, एकदम नहीं, ये भी नहीं। नाइट्रेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम और सल्फेट, इससे ये दोनों की वजह से क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा टेम्पोररी हार्डनेस मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कितना होता है हार्डनेस का, कितना होता है, 400 और 600। ठीक है, परमिसिबल लिमिट, एक्सेप्टेबल लिमिट कितना हो गया आपका 400, परमिसिबल लिमिट कितना हो गया 600। ठीक है, mg/लीटर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंक्रीट मिक्स डिजाइन विच इज द फॉलोइंग रेशियो इज ए क्रिटिकल फॉर ए मैक्सिमाइजिंग द बेनिफिट ऑफ फ्लाई एश। बताइए, क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंक्रीट मिक्स डिजाइन विच इज द फॉलोइंग रेशियो। अच्छा, किसका रेशियो है जो मैक्सिमाइजिंग द बेनिफिट ऑफ फ्लाई एश, जो कि फ्लाई एश जो हम लोग यूज करते हैं उसमें मैक्सिमम बेनिफिट होता है, किसका, वाटर सीमेंट रेशियो, फ्लाई एश टू सीमेंट रेशियो, या फिर आपका एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो, या फिर आपका सेंड टू एग्रीगेट रेशियो, किसका होता है जी, बताइए, जो मैक्सिमम बेनिफिट दे रहा है। याद रखिएगा, मैक्सिमाइजिंग द बेनिफिट ऑफ फ्लाई एश, जो कि फ्लाई एश का मैक्सिमाइजिंग बेनिफिट होगा। ठीक है, किसका होगा, फ्लाई एश टू सीमेंट रेशियो, फ्लाई एश टू सीमेंट रेशियो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है,
ऐसा क्वेश्चन कभी आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। द टेम्परेचर करेक्शन एलवेज टू हाइड्रोमीटर रीडिंग, बताइए। मैं आपको बताया टेम्परेचर करेक्शन क्या होता है, मिनिस्कस करेक्शन क्या होता है, फिर आपका क्या बोलता हूँ, डिफ्लक्चुएटिंग एजेंट जो हम लोग ऐड करते हैं उसका करेक्शन क्या होता है, हम लोग सारा पढ़ चुके हैं। तो आपसे मैं आशा करता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आप लोग गलत नहीं कीजिएगा। टेम्परेचर करेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। सॉरी, एक और क्या होता है आपका, यहाँ लिखता हूँ मैं, मिनिस्कस करेक्शन, ये क्या होता है जी, मिनिस्कस करेक्शन एलवेज पॉजिटिव, ठीक है। टेम्परेचर करेक्शन एलवेज निगेटिव। तीसरा आपका डिफ्लक्चुएटिंग एजेंट, ये क्या करता है, एलवेज डिफ्लक्चुएटिंग एजेंट एलवेज निगेटिव, क्या एलवेज निगेटिव, समझ में आ गया। मिनिस्कस क्या होता है, एलवेज पॉजिटिव होता है, डिफ्लक्चुएटिंग एजेंट एलवेज निगेटिव होता है, और टेम्परेचर करेक्शन का जो हाइड्रोमीटर रीडिंग होता है एलवेज पॉजिटिव एंड निगेटिव एदर दोनों होता है, ठीक है। तो बी इज करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए, सील्ट इजेक्टर एक होता है सील्ट एक्सक्लूडर, ठीक है। इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, सील्ट एक्सट्रैक्टर, क्या बोलते हैं, सील्ट एक्सट्रैक्टर, दोनों इसी को बोलते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि सील्ट इजेक्टर इज प्रोवाइडेड, बताइए। सील्ट इजेक्टर को हम लोग कहाँ प्रोवाइड करते हैं, बताइए, रिवर में या फिर केनाल में, पहले ये बताइए, आप लोग कंफर्म कीजिए कि सील्ट इजेक्टर को हम लोग प्रोवाइड कहाँ करते हैं, रिवर में कि केनाल में। सील्ट एक्सक्लूडर, एक्सट्रैक्टर, याद रखिएगा। सील्ट इजेक्टर जो होता है एलवेज हम लोग किस में प्रोवाइड करते हैं, केनाल में, ठीक है। याद रखिएगा कहाँ पे, केनाल में, ठीक है। केनाल के कहाँ पे, हेड पे, ठीक है, डाउन स्ट्रीम के हेड पे, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखते हैं, केनाल का किस में एक ही ऑप्शन ने दिया है, ठीक है। केनाल का किस में मेरा एक ही ऑप्शन है, कौन है, ऑप्शन नंबर डी, ईवी रिवर्स है, ईवी रिवर्स है, लेकिन मेरा जो फोर्थ ऑप्शन है मेरा केनाल से है, तो उसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डायरेक्ट इसको मार के आप आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। और ये जो होता है आपका सिल्ट एक्सक्लूडर और सिल्ट एक्सट्रैक्टर दोनों सेम है, ठीक है, ये नहीं कि कंफ्यूज कर जाइएगा, ठीक है। दोनों सेम है। इसका हम लोग इसको कहाँ पर लोग प्रोवाइड करते हैं, ये रिवर में, इसको हम लोग रिवर में यूज करते हैं, कहाँ पे, इन दी रिवर में ऑन अप स्ट्रीम फेस ऑफ हेड रेगुलेटर, ठीक है। अप स्ट्रीम फेस ऑफ रिवर के अप स्ट्रीम हम लोग लगाते हैं कहाँ पे, हेड रेगुलेटर पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ बोल्ट जॉइंट इज डिजाइंड टू ट्रांसफर shear force and does not require the bolt to be tightened with a great force, टाइटन फॉर ए ग्रेट फोर्स, बताइए कौन सा इसमें से बोल्ट है जो कि ट्रांसफर शेयर फोर्स को ट्रांसफर करता है, लेकिन वो आपका बोल्ट को टाइटन विथ ए ग्रेट फोर्स, उसको हम लोग ग्रेट मतलब टाइट पूरी तरह से नहीं करते हैं, ठीक है। कौन सा बोल्ट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलवेज बियरिंग बोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बियरिंग बोल्ट एक ऐसा बोल्ट होता है जो क्या करता है, शेयर फोर्स को ट्रांसफर करता है, याद रखिएगा। बियरिंग बोल्ट एक ऐसा फोर्स है जो क्या करता है, शेयर फोर्स को ट्रांसफर करता है, लेकिन इसको हम लोग प्रॉपरली टाइटन नहीं करते हैं, ठीक है। टाइटन विथ ए ग्रेट फोर्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बताइए, ये क्वेश्चन मैं आपको कितना बार बताया हूँ, इसका मैं आपको ट्रिक भी बताया हूँ कि इसको कैसे किया जाता है, ठीक है। इसका ट्रिक भी मैं आपको बताया हूँ कि इसको याद करने का तरीका क्या है। अरे ये टॉपिक ऐसा है कि आपका एसएससी में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसका मैं एक शॉर्ट बनाया हूँ, शॉर्ट वीडियो में बना दिया हूँ, ठीक है। अगर नहीं देखे होंगे तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, एसएससी मास्टर सीरीज वाले प्लेलिस्ट में जाएं, ठीक है। प्लेलिस्ट के चैनल में जाएं, प्लेलिस्ट की वीडियो में देखें कि ये पक्का आपको इस टॉपिक से मिल जाएगा क्वेश्चन। और इसको कैसे, जैसे इसमें लोग फंसते हैं, एक्वाक्लूड क्या होता है, एक्वाक्लूड क्या होता है, एक्वाटर्ड क्या होता है, एक्वाफ्यूग क्या होता है, एक्वाटर्ड क्या होता है, इसमें लोग फंसते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको याद करने का बहुत तरीका है, ठीक है। कल मैं इसको आपको बेहतरीन तरीका से वही ट्रिक अप्लाई करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे याद करना है, ठीक है। याद करने का तरीका बताएंगे हम, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से याद करने का तरीका। अगर ट्रिक नहीं भी है तो आपको सिर्फ मतलब इतना आपको मैं याद करा दूंगा कि एग्जाम में गलती नहीं होगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन नाइदर
क्या है, नाइदर कंटेंट्स और नॉट ट्रांसमिट वाटर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वाफर एकदम नहीं, एक्वाक्लूड एकदम नहीं, ये तो हो गया क्ले। एक्वाफ्यू, एक्वाटर्ड, बताइए क्या होगा जी? एक्वाटर्ड क्या होता है? एक्वाफ्यू क्या होता है? एक्वाफ्यू होता है कॉम्पैक्टेड, कॉम्पैक्टेड रॉक, और यही इसका आंसर होगा। क्या पूरा? नाइदर कंटेन और नॉट ट्रांसमिट, ना ही से पानी कंटेन हो रहा है, ना ही पानी से निकल रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वाफ्यू। अगर मेरा कॉम्पैक्टेड रॉक है, ठीक है, पूरी तरह से रॉक एकदम पूरा कम्पैक्ट किया गया है, वहां से हम लोग क्या पानी वहां से निकल सकता है क्या? चांसेस नहीं है। तो वही बोल रहा है, इसका एग्जाम्पल जो होता है एक्वाफ्यू होता है। एक्वाफ्यू का एग्जाम्पल क्या है? कॉम्पैक्टेड रॉक, ठीक है, याद रखिएगा। इसका मैं कभी कल मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए मटेरियल एक्सबिट है, ए मटेरियल एक्सबिट ए लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर फ्रैक्चर एंड कैन बी ऑब्जर्व ए सिग्निफिकेंट एनर्जी, दिस मटेरियल इज सेड टू बी, बताइए कौन सा मटेरियल है जी? हायर टफनेस। ये सब तो आप लोग इजी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन में आपको गलती करने का चांस भी नहीं है, ना टाइम देना है, ठीक है। बताइए, ये सारे सारे जितना भी ऑयल बर्निश है, तरपिन बर्निश है, स्पिरिट बर्निश है, वाटर बर्निश है, मैं सारा का डिस्कस किया गया हूँ। डीडीए का सीरीज देखिए, सारा का एक एक करके ऑयल बर्निश क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, ठीक है, इसमें कहाँ पर इसका यूज करते हैं हम लोग, सारा हम लोग डिस्कस किए गए हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या है कि बीच द फॉलोइंग इज ए मोस्ट ड्यूरेबल बर्निश। कौन होता है? ऑयल बर्निश। कौन होता है? ऑयल बर्निश इज ए मोस्ट ड्यूरेबल बर्निश। ऑयल बर्निश का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। लिख देता हूं मैं, इट इज यूज फॉर बोथ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर सरफेस, ठीक है, दोनों सरफेस पे यूज करते हैं। ये मोस्ट ड्यूरेबल होता है, याद रखिएगा। मोस्ट ड्यूरेबल बर्निश पूछेगा तो कौन होगा आपका? ऑयल बर्निश होगा, ठीक है। वाटर बर्निश क्या होता है जी? कहाँ यूज करते हैं हम लोग इसका? इट इज यूज फॉर, कहाँ पे? मैप, जो मैप देखते हैं ना, उसको उसको बनाने में किया जाता है। मैप हो गया आपका, फिर वॉलपेपर आपका हो गया, वॉलपेपर हो गया, ठीक है, ये मैप हो गया, वॉलपेपर हो गया, जितने भी ये सब होते हैं, किससे बनाया जाता है आपका? वाटर बर्निश से बनाया जाता है, ठीक है। स्पिरिट बर्निश इसे हम लोग और किस नाम जानते हैं? सैलिक, सैलिक बर्निश। और इसका नाम क्या है? लिक्वर। और इसका और क्या नाम है? फ्रेंच पोलिश, फ्रेंच पोलिश वर्निश। देख रहे हैं ना कितना कितना नाम है। ये जो सैलिक वर्निश लिखे हैं, लिक्वर लिखे हैं, फ्रेंच पोलिश वर्निश लिखे हैं, सारा एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, सारा एग्जाम में आया हुआ है। एक पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा जो कि मतलब एग्जाम में ना पूछा रहे, सारा पॉइंट, सारा किसी न किसी अब एग्जाम का टेस्ट लगाइएगा, जरूर देखिएगा कि नहीं उसमें सैलिक वर्निश पूछेगा कि सैलिक वर्निश इनमें से किसको बोलते हैं, चाहे लिक्वर इनमें से किसको बोलते हैं, चार को दे देगा, उसमें से ये नाम, ये फ्रेंच पोलिश वर्निश दे देगा, आपका आंसर पूछ देगा, ठीक है। जब आपको तीन नाम, ये चार नाम याद नहीं रहेगा तो आप लोग गलत कर दीजिएगा ना, इसीलिए मैं सारा नाम लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द डिटेंशन पीरियड फॉर ऑक्सीडेशन पॉइंट, बताइए जी। बहुत इजी क्वेश्चन है, कितना? 10 से 15। 10 से 15 किसका डिटेंशन पीरियड कितना? ऑक्सीडेशन पॉइंट का। आप लोग जानते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। 10 से 15 डे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सीमेंट। अच्छा, कैलकुलेट द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर अ सीमेंट फॉर ए 1 मीटर क्यूब आरसीसी बीम 1:2:4 proportion with addition of 40% of wastage इन ए कॉन्क्रीट मेक ए 400 रुपया पर बैग, ठीक है। अच्छा ठीक है, 400 रुपया पर बैग है, ठीक है। तो चलिए निकालिए इसमें से, कैसे निकलेगा जी? क्या निकालना हमको? कैलकुलेट द सीमेंट निकालना है, ठीक है, सीमेंट निकालना है। तो पहली बात हम लोग निकालेंगे, इसका रेशियो कितना दिया है? 1:2:4। तो हम लोग सीधे लिखेंगे यहाँ पे 1, सीमेंट मेरा 1 है, 2 4 2 6 1 7 गुना कितना होता है? 1.54। जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0.2 मीटर क्यूब आएगा, ठीक है। इसका वॉल्यूम आ गया। अब हम लोग सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है? 0.2 डिवाइडेड बाई 0.034, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका कितना आएगा? ये आपका 5.7 आएगा, ठीक है। ये क्या है? नंबर ऑफ बैग ऑफ सीमेंट,
ठीक है। नंबर ऑफ बैग ऑफ सीमेंट यहाँ से निकल गया कितना 5.7, तो अप्रोक्स हम लोग ले लेते हैं 6 बैग, क्या 6 बैग। लेकिन मेरा एक बैग का कितना दिया गया है रुपया 400 रुपया, ठीक है। तो 6 बैग का 24, 6 गुना 400, ठीक है, समझ में आ गया। 2400 कितना आ गया 2400 रुपया आ गया। आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ माइल्ड स्टील कितना होता है जी, बताइए। 2 गुना 10 के पावर 5, ये तो हम लोग पढ़ी, ये तो जान भी करते हैं। इसका मतलब ये है, ये गुना में है, ये मतलब ये नहीं समझिएगा, ये गुना इसके पावर 5 है, ये 5 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बताइए। आरसीसी स्ट्रक्चर सच एज ए बीम are to be designed by a working stress method. Which of the following expression is used to check the effective depth of a section where m is a service load, m क्या है सर्विस लोड मोमेंट, b क्या है विड्थ है, q क्या है डिजाइन कांस्टेंट, बताइए। बताइए फॉर्मूला क्या होता है इसका, फार्मूला क्या होता है, यूज टू चेक द इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ का फार्मूला क्या होता है, एम बाई क्यू बाई बी, याद रखिएगा। डी इजकल टू रूट अंडर एम बाई क्यू इंटू बी, ये आपका इफेक्टिव डेप्थ का फार्मूला है इन केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ वेल्ड इज यूज टू कनेक्ट प्लेट इन ए फेस इन ए सेम प्लेन। मतलब एगो वेल्ड है, एगो यहाँ प्लेट है, एक यहाँ प्लेट है, ये दोनों प्लेट सेम प्लेन में है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, बट वेल्ड बोलते हैं। बट वेल्ड इज ए करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू IS 12269 द टाइम इलेप्स बिटवीन द मोमेंट ऑफ, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग जान ही रहे हैं क्वेश्चन क्या है, सीधे 30 मिनट, नोट भी लेस देन 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है जी। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ट्रेपोजोडल सेक्शन विथ ए राउंडेड कॉर्नर, ठीक है, फॉर ए लार्ज कैनाल, ओके, ठीक है। ट्रायंगुलर सेक्शन विथ ए सर्कुलर बॉटम फॉर ए स्मॉल कैनाल आर मोस्ट सुटेबल सेक्शन फॉर ए, मेरा कोई ट्रेपोजोडल को एक सेक्शन है, ठीक है, जो ये लार्ज कैनाल है, ठीक है। इसमें जो बोल रहा है कि ट्रेपोजोडल सेक्शन विथ राउंडेड एज, ये जो मेरा एज है, ये मेरा क्या है राउंडेड है, ठीक है, इस टाइप से राउंडेड हुआ है, ठीक है, इस टाइप से राउंडेड है, ठीक है, ट्रेपोजोडल है, ट्रेपोजोडल सेक्शन है विथ राउंडेड एज है, जिसमें लार्ज कैनाल ये है, ठीक है। इसके बाद कोई ट्रायंगुलर सेक्शन है, ट्रायंगुलर सेक्शन विथ ए सर्कुलर बॉटम, मतलब ये जो मेरा है सर्कुलर टाइप में, इस टाइप से, ठीक है, इसका बॉटम जो है सर्कुलर टाइप में, ठीक है। पूरा स्मॉल कैनाल आर मोस्ट सुटेबल सेक्शन फॉर लाइन कैनाल, मोस्ट सुटेबल सेक्शन फॉर ए लाइन कैनाल, ठीक है, याद रखिएगा। दोनों में से बोल रहा है कि इनमें से कौन ज्यादा मोस्ट सुटेबल सेक्शन है, उसको मतलब क्या बोलते हैं, लाइन कैनाल जो होता है वो क्या होता है, मोस्ट सुटेबल सेक्शन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द कंक्रीट मिक्स जिसका M25 ग्रेड दिया गया है, ठीक है, हाईवे पेमेंट, व्हाट इज द टारगेट मीन स्ट्रेंथ, तो आपको बता भी क्या होता है, FCK इक्वल टू 1.65 सिग्मा प्लस कितना, नहीं टारगेट मीन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, सॉरी गलत लिख दी फॉर्मूला, थोड़ा जल्दी में थोड़ा हो जाता है, ठीक है। देखिए FM इक्वल टू FCK प्लस 1.65 सिग्मा, FCK कितना है 25 प्लस 1.65 इंटू सिग्मा कितना है 4, गुना कीजिए प्लस यहाँ जोड़ दीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 31.4 इज 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which factor does not directly influence the potential spacing of roof truss, बताइए। which factor does not direct influence the
पोटेंशियल स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस, वेट ऑफ रूफ, वेट ऑफ रूफिंग मटेरियल, कलर ऑफ रूफ, रूफ पिच, विंड स्पीड। बताइए इनमें से कौन सा जो कि फैक्टर्स है जो कि रूफ ट्रस का स्पेसिंग को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। कलर ऑफ रूफ, विंड ऑफ रूफ, कलर तो हमको कोई मतलब ही नहीं बन रहा है इसका, ये तो करता है, विंड भी करता है, लेकिन ये जो है ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। बी कोई नहीं, कलर से कोई क्या मतलब है, मेरा कलर थोड़ी इसको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, स्पेसिंग ऑफ रूफ को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हाई स्टिप कैम्बर इज नॉट डिजायरेबल टू, बताइए ये कोई, अच्छा कैम्बर आप लोग तो जान ही रहे बहुत अच्छा से कि कैम्बर क्या होता है, आप लोग तो कैम्बर तो बहुत अच्छा सा रूबरू होंगे कि कैम्बर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं रोड में से, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि हाई स्टिप कैम्बर इज नॉट डिजायरेबल टू ट्रांसमिट ट्रांसवर्स टिल्ट एंड स्कीड ऑफ व्हीकल। क्या या इससे कैम्बर से इसका कोई रिलेशन है क्या? देखिए तो थोड़ा पढ़ के, ट्रांसमिट टिल्ट एंड स्कीड ऑफ व्हीकल, स्कीड ऑफ व्हीकल यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, ठीक है, इसका तो कोई मतलब नहीं बन रहा है, ये तो मेरा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिवेंट द वाटर ऑफ सरफेस, प्रिवेंट द वाटर ऑफ सरफेस वाटर इनटू ए सब ग्रेड सॉइल, सही है। रिमूव रेन वाटर फ्रॉम द पेमेंट, ये भी सही है। प्रिवेंट एंट्री ऑफ वाटर इनटू ए बिटुमिनस पेमेंट लेयर, ये भी सही है, लेकिन ये मेरा गलत है। ट्रांसवर्स टिल्ट एंड स्कीड ऑफ व्हीकल, ये तो आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन में जो होता है उसके बारे में बोल रहा है, जो कि मेरा कैम्बर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कैमरा हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, आप लोग जानते हैं कि मेरा कैम्बर हम लोग इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि जो उस पर वाटर जो आ रहा है, वर्षा का पानी जो आ रहा है वो इजीली ड्रेन आउट हो जाए, जिसके कारण वो जो पानी, ऐसा नहीं कि मेरा पानी वहीं पे जमा रहे, जिसके कारण मेरा जो सोयल का सबग्रेड है, मेरा पेमेंट का जो सबग्रेड है वहाँ पर वाटर पर्कुलेट कर जाए, जिसके कारण मेरा पेमेंट खराब हो जाए, इसीलिए हम लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं। लेकिन प्रोवाइड हम लोग इसलिए करते हैं ताकि पानी सारा ड्रेन आउट हो जाए, पानी सारा बाहर निकल जाए, जिससे मेरा पेमेंट का लाइफ और बना रहे और ड्यूरेबिलिटी भी बना रहे, ठीक है, और स्टेबिलिटी भी बना रहे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज पर IS इंडियन रोड कांग्रेस व्हाट इज द डिजाइन स्पीड ऑफ एक्सप्रेस वे, कितना होता है जी? कंसीडर द नेचुरल ट्रेन प्लेन एंड क्रॉस स्लोप ऑफ ग्राउंड इज लेस देन 10%, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे, एक बेसिक में आपको आइडिया देता हूँ। एक्सप्रेस वे, ठीक है, मान के चलिए हमारा एक्सप्रेस वे है, एक्सप्रेस वे हो गया, इसके बाद क्या होता है, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे। बताइए इसका कितना होता है एक्सप्रेस वे के लिए आपका रूलिंग ग्रेडियंट, ये कितना होता है जी? मान के चलिए कि मेरा ये प्लेन रोड है, ठीक है, प्लेन हो गया, यहाँ पर आपका रोलिंग हो गया, ये आपका माउंटेनियस हो गया, ठीक है। प्लेन रोलिंग के लिए कितना होता है? प्लेन रोलिंग के लिए एक्सप्रेस वे में कितना होता है? मैक्सिमम 120। रोलिंग के लिए कितना होता है? 100, ठीक है। तो इसी तरह नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे के लिए कितना होगा? ये आपका 100 होगा, ये आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपका चलिए नीचे, यहाँ पर क्या होगा? मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, फिर क्या होगा यहाँ पे? अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, और लास्ट में क्या आपका? विलेज रोड, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अलग अलग स्पीड क्या होगा प्लेन और रूलिंग के लिए। ये आपका 120 से 180 हो गया आपका एक्सप्रेस वे, फिर आपका नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे कितना होगा? 100 से 80 हो गया। फिर आपका जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होगा, मेजर डिस्ट्रिक्ट कितना होगा? 80 से 50 हो जाएगा, ठीक है। ये 50 से अदर डिस्ट्रिक्ट 50 से 40 हो जाएगा, ठीक है। और 65, 80 से 65 होता, सॉरी। ये मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का प्लेन में कितना होता है? 80, फिर यहाँ 80 से रूलिंग में क्या कितना होता है? 65 होता है, ठीक है। फिर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड आपका कितना हो जाएगा? ये 65 हो जाएगा, 65 से 50, 65 से 50 होता है, 1 मिनट, 65 से कितना होता है? 65 से 50 होता है। और आपका विलेज रोड कितना होता है? 50 से 40, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। हमको क्या पूछ रहा है? प्लेन के बारे में पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है एक्सप्रेस वे का। तो एक्सप्रेस वे कितना होता है जी? 120, ठीक है, याद रखिएगा।
ये देखिए एक दूसरे से मैच कर रहा है। इसी तरह याद करने का तरीका है, प्लेन और रूलिंग। प्लेन मेरा 120 है, रूलिंग मेरा 100 है, फिर आपका 100 नीचे आ गया, ये 20 यहाँ घट गया, फिर आपका 80 यहाँ आ गया, इसमें से घट गया, फिर यहाँ से 65 आ गया, यहाँ से घट गया, मतलब इसी तरह एक दूसरे से इस टाइप से जा रहा है, देखिए। ठीक है ना। इसको याद करने का तरीका यही है, हम इसी तरह याद किए, इसलिए आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इस टाइप से याद करें। जिसको याद है उस तो बहुत अच्छा, जिसको नहीं याद है इस टाइप से याद कर ले। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्या है, सीवरेज सिस्टम को डिजाइन किया था एलवेज 25 साल के लिए, याद रखिएगा कितना, 25 साल के लिए। Which of the following tools is used to check the difference in the cross level or a super elevation in a highway or railway track? ठीक है, क्या कर रहा है, टू चेक द क्रॉस लेवल ऑफ सुपर एलिवेशन तो आप लोग बहुत अच्छा से जानते हो सुपर एलिवेशन क्या है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि उसका लेवल चेक करने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट का, कौन सा टूल का यूज करते हैं। आप लोग याद रखिएगा, जो आपका कैंट बार होता है, ठीक है, क्या कैंट बार का यूज हम लोग जनरली करते हैं क्या, सुपर एलिवेशन का जो लेवल है, ठीक है, और आपका रेलवे ट्रैक का जो लेवल है, ठीक है, दोनों का लेवल चेक इन करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कैंट बोर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, कैंट बोर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बोल्ट, बताइए इनमें से कौन टाइप नहीं है। ये तीनों आपका टाइप है, लेकिन आपका स्क्रू बोल्ट टाइप नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। पैथोजन किल्ड बाय, बताइए, क्लोरिनेशन, न्यूट्रिफिकेशन, ऑक्सीडेशन और नन ऑफ द एबव। क्लोरिनेशन, पैथोजन को किल्ड बाय कहाँ किल्ड होता है, क्लोरिनेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का बताइए। इस जितना भी अधिकतर क्वेश्चन है सब रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन इट मीन हमने जितना भी सेट अभी हुआ है, डीडीए को लेकर, एसएससी का मास्टर सीरीज चला है, डीडीए का जो भी अभी 10th सीरीज चला है, सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिपीटेड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट एज ए होल विदाउट डिसमेल्टिंग। यहीं पे आपको देखिए सब कुछ क्वेश्चन होता है जो अपना कुछ पॉइंट से पकड़ा जाता है, जैसे ये पकड़ा गया विदाउट डिसमेल्टिंग, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू, सेलवेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, मार्केट वैल्यू। एलवेज सेलवेज वैल्यू बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू को विद डिसमेल्टिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। विच इज द फॉलोइंग इज अ नॉट सॉल्वेंट और थिनर, बताइए इनमें से कौन सॉल्वेंट और थिनर नहीं है थिनर आपका स्पिरिट भी है, टार्पिन ऑयल भी थिनर, आपका पेट्रोलियम भी थिनर है, फिर आपका इसमें से दूसरा और क्या हो सकता है, लाइनसीड ऑयल, वो भी आपका थिनर है, लेकिन आपका लीड एसिटेट जो है ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसमें नोट पूछ रहा था ना, तो लीड एसिटेट नहीं है। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिलरी प्रेशर इन सॉइल, जो कि सही नहीं है, पूछ रहा कौन सही नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं कि कैपिलरी प्रेशर इन सॉइल, ठीक है, क्या होता है। देखिए कैपिलरी प्रेशर क्या होता है, कैपिलरी प्रेशर हम लोग सॉइल में देखते हैं। ठीक है, कैपिलरी प्रेशर आप लोग सॉइल में देख सकते हैं, साथ ही साथ आप लोग सरफेस टेंशन भी इसको लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से हम लोग देखिए पढ़ते हैं, पहला स्टेटमेंट क्या है कि कैपिलरी प्रेशर इज मोर इन कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है, क्या ये ऑप्शन ये सही है, ये गलत है। एलवेज याद रखिएगा कि सॉइल में, अगर मेरा सॉइल फाइन ग्रेन सॉइल है, ठीक है, अगर मेरा सॉइल क्या है, फाइन ग्रेन है, ठीक है, हम क्या बोले, अगर मेरा सॉइल क्या है, फाइन ग्रेड है, ठीक है, तो फाइन ग्रेड में एलवेज आपका कैपिलरी प्रेशर होता है, क्या होता है, कैपिलरी प्रेशर मोर होता है। ठीक है, किसमें, फाइन ग्रेन सॉइल में। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि कैपिलरी प्रेशर इज मोर इन कोर्स ग्रेन सॉइल, ये गलत है। याद रखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैपिलरी प्रेशर इज मोर किसमें होता है, फाइन ग्रेन सॉइल। ठीक है, कैपिलरी प्रेशर इज मोर इन फाइन ग्रेन सॉइल। ठीक है, नोट में देके आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, कैपिलरी प्रेशर एलवेज किस में ज़्यादा होता है, आपका फाइन ग्रेन सॉइल में। फाइन ग्रेन सॉइल में इट मीन्स कि वहाँ जो सॉइल एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में बहुत बॉन्डेड होता है। ठीक है, बॉन्डेड होता है, इट मीन्स वहाँ जो कैपिलरिटी एक्शन देखा जाएगा, ठीक है, उस कंडीशन में जो कैपिलरिटी एक्शन देखा जाएगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर आपका कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है, जो कि ये जो ऑप्शन बोल रहा है कि कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी प्रेशर इज मोर इन कोर्स ग्रेन सॉइल, जो कि मेरा ये सरासर गलत है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इसका दूसरा ऑप्शन क्या दिया कि इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज ड्यू टू कैपिलरी जोन। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज ड्यू टू कैपिलरी जोन, ये मेरा सही है। ठीक है, वाटर
वाटर इन अंडर टेंशन इन ए कैपिलरी जोन, एकदम सही है। पोर वाटर प्रेशर इज निगेटिव इन ए, पोर वाटर प्रेशर इन ए निगेटिव इन ए कैपिलरी जोन, ठीक है, ये भी सही है मेरा। पोर वाटर प्रेशर एलवेज निगेटिव होता है कैपिलरी जोन में, याद रखिएगा। ये जो आपका तीनों पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आपका बन सकता है स्टेटमेंट वाले में, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। कैपिलरी प्रेशर इन सॉइल, अगर मेरा क्या बोलते हैं फाइंड सॉइल है, उसमें कैपिलरी प्रेशर एलवेज मोर देन होगा, बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर कोर्स ग्रेविटेशन सॉइल, ठीक है। दूसरा जो बोलता है कि इफेक्टिव स्ट्रेस जो होगा आपका ज़्यादा होगा इन ड्यू टू कैपिलरी जोन, ठीक है। कैपिलरी जोन के हिसाब में आपका कैपिलरी जोन में आपका जो इफेक्टिव स्ट्रेस होगा वो ज़्यादा होगा। पूरा वाटर प्रेशर भी ज़्यादा उसमें होगा। निगेटिव प्रेशर जो जनरेट होगा वो कैपिलरी जोन में वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। देखिए एक्टिवेटेड कार्बन इज यूज फॉर, बताइए एक्टिवेटेड कार्बन का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसका किस लिए यूज करते हैं। देखिए एक्टिवेटेड कार्बन एक ऐसा कार्बन है ना, इसका मेनली यूज हम लोग करते हैं किसमें, आपका क्या बोलते हैं, रिमूविंग ऑर्डर हो गया, टेस्ट हो गया, ठीक है। टेस्ट के रिमूव करने में, ऑर्डर को रिमूव करने में आपका, इसके बाद ऑर्गेनिक मैटर्स को रिमूव करने में, ठीक है। मतलब ये जितने भी हैं, और आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपको ऑर्गेनिक मैटर्स हो गया, इसके बाद आपका आयरन भी हो गया, फिनॉल हो गया, ये भी जितने मैटर्स हैं सबको रिमूव करने में आपका एक्टिवेटेड कार्बन का यूज किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इट इज एक्टिवेटेड कार्बन इज यूज टू रिमूव टेस्ट ऑर्डर एंड कलर, ठीक है, यहाँ भी लिख देते हैं कलर को भी रिमूव करने में करता है, ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने में करता है, आयरन को भी रिमूव करने में करता है, फिनॉल को भी रिमूव करने में काम करता है। लेकिन इसका एक अच्छा पॉइंट क्या है कि जब ये ओवरडोज हो जाएगा ना, इसका डोज अगर बढ़ा भी देंगे, ठीक है, इट ओवरडोज नॉट हार्मफुल, इसका डोज अगर बढ़ भी जाएगा ना तो ये हार्मफुल नहीं होता है, ठीक है, याद रखिए। एक्टिवेटेड कार्बन जो है अगर इसका डोज किसी कारणवश बढ़ भी जाता है तो ये हार्मफुल नहीं होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मेनली यूज हम लोग कहाँ करते हैं, टेस्ट कलर, ऑर्डर, ऑर्गेनिक मैटर्स, आयरन, फिनॉल, मैग्नीज, ये सब सारे जितने भी इंप्योरिटीज है सबको रिमूव करने में ये काम करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द फॉलोइंग सिनेरियो एक्सप्लेन दी टर्म ऑफ स्किड, बताइए स्किड क्या होता है, स्किड एक्सपीरियंस ऑफ ए व्हीकल, स्किड एक्सपीरियंस बाय ए व्हीकल, बताइए। आप लोग इसमें दो टर्म पढ़े होंगे, फर्स्ट क्या आपका स्किड हो गया, सेकंड क्या आपका हो गया स्लीपिंग, समझ गए ना, दो टर्म आप लोग पढ़ेंगे। स्लीपिंग में क्या होता है थोड़ा समझिए, तो मतलब देखिए, मतलब प्रैक्टिकल समझिए, प्रैक्टिकल सोचिए कि क्या होता है स्लिप क्या होता है। आप लोग देखे होंगे कि खेत जब आप लोग किसान लोग खेती करता है, आजकल तो ट्रेंड चेंज हो गया, क्योंकि लोग आजकल सारा लोग ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं, ठीक है। चलिए उसी का एग्जांपल हम लोग समझते हैं। ट्रैक्टर जब खेत को जब ये करता है, ट्रैक्टर से हम लोग जुताई करते हैं खेत को, तो देखते हैं कि जब किसी कारणवश उसका जो हल रहता है, पीछे वाला जो हल रहता है जिससे वो मिट्टी को उखाड़ता है, अगर वो फंस जाता है ज़्यादा डेप्थ तक, ठीक है, तो क्या होता है चक्का वहाँ बहुत ज़्यादा घूमने लगता है, उसका जो व्हील रहता है, बड़ा वाला व्हील, बीच वाला व्हील बहुत स्पीड में घूमता है, वहीं पे हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग स्लिपिंग बोलते हैं। इट मीन्स क्या कि नंबर ऑफ रोटेशन इज मोर देन longitudinal मूवमेंट। लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट इसमें नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ रोटेशन, चक्का का रोटेशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, चक्का का रोटेशन जो ज्यादा हो रहा है, इसका किससे कंपेयर में, लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट के केस में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लिपिंग बोलते हैं। जैसे देखिए आपका फोर्थ ऑप्शन लिखा गया है कि अकर्स व्हेन द व्हील रिवॉल्व मोर देन द लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट, ये आपका क्या हो गया, स्लिपिंग का केस हो गया। किसका हो गया, ये आपका स्लिपिंग का केस हो गया। लेकिन ये आपका स्किड क्या होता है, मान के चलिए कि हम लोग स्किड मतलब फिसलन, मतलब कोई भी गाड़ी है ब्रेक मारा, ठीक है, जब आप लोग देखेंगे कि जब कोई ब्रेक मारते हैं तो अचानक चक्का फिसल जाता है, इट मीन्स क्या होता है, वहाँ पे जो होता है आपका व्हील का रोटेशन नहीं हो रहा है, वहाँ पे व्हील का रोटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए क्या हो रहा है, थर्ड ऑप्शन लोग पढ़ते हैं कि व्हेन पाथ इज ट्रेवल्ड अलोंग द रोड सरफेस इज मोर देन सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट ऑफ द व्हीकल ड्यू टू रोटेशन, ठीक है, ये बोल रहा स्किड के बारे में।
इसकी को हम लोग स्किड बोलते हैं। मतलब जो हमारा क्या बोल सकते हैं, व्हील का जो रोटेशन है, व्हील का रोटेशन इसमें नहीं हो रहा है, लेकिन सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। जो कि इसको किसका डिफिनेशन है, आपका स्किड का डिफिनेशन है, स्कीडिंग, जिसको हम लोग फिसलन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि हमको स्किड के बारे में पूछ रहा था, ठीक है। या स्लीपिंग याद रखिएगा, स्लीपिंग बहुत अच्छा आपको एग्जांपल भी दिए हैं, आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि थोड़ा सा माइंड में रखिए कि नहीं, खेत खलिहान में जो ट्रैक्टर से खेती किया जाता है, अगर चक्का उसका फंस जाता है तो चक्का घूमने लगता है, जिसके कारण वहाँ पर स्लीपिंग का फलूना देखा जाता है। स्लीपिंग इट मीन्स कैसा, वहाँ चक्का जब घूम रहा है, मतलब क्या, चक्का का मूवमेंट, व्हील का मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू लोगोटिंडल मूवमेंट। लोगोटिंडल गाड़ी लोगोटिंडल मूव नहीं कर रहा है, लेकिन जहीं पे खड़ा हो गया है वहीं पे चक्का का मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है, उसमें क्या बोलते हैं, स्लीपिंग बोलते हैं। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ओवर विच कंक्रीट इज रिक्वायर्ड टू मिक्स कंक्रीट, बताइए ऑप्टिमम नंबर कितना मिक्स हमको करना चाहिए कंक्रीट का, रिक्वायर्ड है कितना जी, 10, 20, 50, 100, 20 रेवोल्यूशन में जब मेरा कंक्रीट है, दम क्या बोलता है, ऑप्टिमम नंबर है, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑप्टिमम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ओवर विच कंक्रीट इज रिक्वायर्ड टू मिक्स है मैक्सिमम मिक्सर मशीन आप लोग देखे होंगे ना, जो टिल्टिंग रहता है जी, एक साइड से लोग डालते हैं, फिर उसको एक साइड इधर से पलट देता है, इधर तक सारा कंक्रीट नीचे फॉल हो जाता है, उसके बाद फिर से इधर आता है, उस टाइप से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोल रहा है मिक्सर मशीन बोल रहा है, ठीक है। तो मिक्सर मशीन में मैक्सिमम जो हम लोग उसका रिवोल्यूशन देते हैं, कितना देते हैं मैक्सिमम, कितना बार हम लोग घुमाते हैं उसको, 20 बार घुमाते हैं, ठीक है, 20 रोटेशन देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बी इज करेक्ट आंसर। देखिए, इन ए मॉडरेट कंडीशन, बताइए ये सब सारा क्वेश्चन में कराया हूँ, इन ए मॉडरेट कंडीशन क्या पूछ रहा है, नॉमिनल कवर पूछ रहा है, किसका, मॉडरेट किससे, बताइए कितना होता है, 20, 30, 45, 50, 75, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, कितना था कवर जी, माइल्ड के केस में 20, 30 कवर, 45, 50, 75 होता है ना। क्या पूछ रहा है किसी केस में आपका, मॉडरेट केस में, माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेट मतलब 30, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए सीमेंट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग अ बैलेंस एयर पोलरिटी टेस्ट, बताइए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैं नया क्वेश्चन करा रहा हूँ। फाइनेंस टेस्ट आप लोग बहुत अच्छे से रूबरू होंगे फाइनेंस टेस्ट के बारे में, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। मतलब देखिए क्या है ना, कि अगर आप लोग डीडीए जेई का जितना भी सेट देख लेते हैं, एसएससी का जेई का जितना सेट देख लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें से, देखिए कोई भी एग्जाम हो ना, चाहे कहे ना इस बार एसएससी का एग्जाम हुआ हो, चाहे कोई भी किसी का भी पेपर हो, मैक्सिमम आपको वन लाइनर क्वेश्चन आपको 40% देखने को मिलेगा। 40 क्वेश्चन आप इजिली कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको दावा के साथ कर सकता हूँ कि 40 क्वेश्चन आप इजिली कर सकते हैं, और 60 क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा, उसके बाद और कुछ क्वेश्चन होगा जिसमें से थोड़ा सा और माइंड लगाना पड़ेगा। मतलब इसी टाइप से क्वेश्चन का पेपर कहीं भी कोई भी पेपर का लेवल बढ़ता है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपको मैं रिपीटेड कराया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पहला बार करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी हुआ गया है। कैंटिलीवर के केस में पहला क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम, और दूसरा कंटिन्यूअस बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम और कंटिन्यूअस बीम, ठीक है। दूसरा क्या आपका हो गया, कैंटिलीवर बीम और ओनली फॉर कैंटिलीवर बीम, ठीक है। बताइए इसके बारे में आपको नहीं बताया हूं मैं, है सिंपली सपोर्टेड के केस में कितना होता है, कितना 60 बी और 2.5 से बी स्क्वायर बी डी, ये आपको हो गया सिंपली सपोर्टेड वाले केस में, और कंटिन्यूअस वाले केस में ये दोनों सेम होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस की बी में कितना होता है, 25 बी और 2.5 से बी स्क्वायर बी डी, 25 बी और 2.5 से बी स्क्वायर बी डी, आपको मैं कितना बार बताया हूँ क्वेश्चन, ठीक है। कैंटिलीवर के केस में कितना होता है, 25 बी और 2.5 से बी स्क्वायर बाई डी, बीच में रिलेस दोनों से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बताइए डायमंड क्रॉसिंग, ए डायमंड इंटरसेक्शन ऑन ए रोड इज ए टाइप ऑफ, किस टाइप का रोड है, डायमंड इंटरसेक्शन ऑन ए रोड इज ए टाइप ऑफ एट ए ग्रेड इंटरसेक्शन, ग्रेड सेपरेशन, या फिर आपका टी सेक्शन, ग्रेड सेपरेशन, क्या आपका ग्रेड सेपरेशन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इरिगेशन टेक्निक टू इवेपोरेशन एंड लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू विंड इज नेग्लिजिबल लो, बताइए इनमें से कौन सा मेथड है जिसमें से आपका वाटर का इवेपोरेशन
और लॉसेस ऑफ वाटर मतलब विंड की वजह से जो वाटर लॉसेस होता है ये सबसे कम होता है। क्या बोल रहा है? स्टिकल इरिगेशन। स्टिकल इट मीन्स क्या बोल रहा है ये? ड्रिप इरिगेशन। क्या? ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच इज द फॉलोइंग ऑक्साइड कंपोजिशन लिमिट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। बताइए इनमें से। अच्छा, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इनकरेक्ट। याद रखिएगा कौन गलत है, बताइए बताइए। सीमेंट में सबसे ज्यादा किसका किसका कंस्टिट्यूएंट होता है, कौन सा कंपाउंड का सबसे ज्यादा होता है उसमें से, बताइए। सीमेंट का ट्रिक क्या है जी? इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ट्रिक नहीं याद हो तो याद कर लें। लॉस में है एम्स। ठीक है, एल से क्या हो गया आपका? लाइम हो गया। एस से क्या आपका हो गया? सिलिका हो गया। ठीक है, एम से क्या आपका हो गया? मैग्नीशिया हो गया। एम से यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, इसको मिटा दीजिए। ठीक है, मैं आगे एम ले लेता हूँ। लॉस में है एम्स। एम से क्या? ए से क्या होगा? आयरन ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिना हो गया, सॉरी एल्यूमिना हो गया। आई से क्या होगा आपका? आयरन ऑक्साइड हो गया। ठीक है, एम से क्या आपका हो गया? मैग्नीशिया हो गया। ठीक है, इसी टाइप से होता है। लाइम कितना होता है? 60 से 67%। सिल्का कितना होता है? 17 से 25%। ठीक है, एल्यूमिना कितना होता है? एल्यूमिना कितना होता है जी? एल्यूमिना कितना होता है बताइए? 5 से 8%। आयरन ऑक्साइड कितना होता है? एल्यूमिना हो गया। आयरन ऑक्साइड कितना होता है? 0.5 से 3%। 3%। मैग्नीशियम कितना होता है? शायद 2 से 3% होता है। ठीक है, इसमें देखते देखिए तो कौन सा सही है कौन सा गलत है। एफ ई, यही तो मेरा गलत है। 6 से 10% थोड़ी होता है जी। एल्यूमिना सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। पहला ही ए इज करेक्ट आंसर, क्या कि मेरा इनकरेक्ट पूछ रहा था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये मैग्नेटिक कंपास कैन बी यूज टू, एक मैग्नेटिक कंपास कैन बी यूज टू मेजर, क्या मेजर करता है? मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक बियरिंग एंड आर्बिट्रेरी। ये आर्बिट्रेरी लगा दिया, इट मीन्स ये गलत हो गया। ये ऑलवेज मेजर करता है बोथ मैग्नेटिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक बियरिंग। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास याद रखिएगा। ठीक है, देखिए आइडेंटिफाई द करेक्ट मेथड ऑफ सरफेस प्रिपरेशन यूजिंग ए ज्वाइंट ओल्ड एंड न्यू कंक्रीट। मान के चलिए कोई पुराना घर है। ठीक है, कोई पुराना घर है, उसका छत बनाया गया है। ठीक है, या फिर उसमें कॉलम है। कॉलम को हमको उसको थोड़ा सा रिपेयर करके हमको फिर नया कंक्रीटिंग उस पर करना है। तो पूछ रहे हैं कि उनमें से कौन सा मेथड हमको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मेनली ये जो आपको हम लोग सैंड ब्लास्टिंग भी करते हैं, चिपिंग भी करते हैं, रिमूविंग ऑफ सरफेस बाय ग्राइंडिंग का, तीनों मेथड करते हैं। ठीक है, तो ए बी सी इज अ करेक्ट मेथड। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है कि मैन्योमेट्रिक एफिशिएंसी। मैन्योमेट्रिक एफिशिएंसी आपको क्या होता है? आपको मैं बताया हूँ, सारा क्वेश्चन हम लोग मतलब किए हुए हैं, ऐसा नहीं कि मतलब नया क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोग जाए डीडीए जेई का पेपर देखें। ठीक है, एसएससी जेई के जितने भी सेट हुए सारे देखें। देखिए सारा क्वेश्चन एक दूसरे से मतलब मिलता जुलता रहेगा। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग वहाँ से देखें। उसके बाद पर डे आप लोगों को नया नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा कुछ कुछ। ठीक है, देखिए मैथमेटिक एफिशिएंसी क्या होता है जी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डिफाइन एज। बताइए मैथमेटिक एफिशिएंसी क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ मैथमेटिक हेड टू द इम्पार्टेड टू ए इम्पेलर हेड। यही होता है जी। रेशियो ऑफ पावर ये तो होगा नहीं, एक्चुअल डिस्चार्ज नहीं होगा, डिफरेंस होगा नहीं, रेशियो होता है एलवेज। मैथमेटिक हेड टू द हेड इम्पार्टेड बाई ए इम्पेलर। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ए टेंडर इज सेड टू बी इनफॉर्मल। बताइए टेंडर कब इनफॉर्मल होता है, कौन कौन से कारण से? ए टेंडर इज सेड टू बी इनफॉर्मल। अरे यार इसका तो ऑप्शन ही गलत दे दिया है। किस ऑप्शन दे दिया है? मिसिंग कर दिया। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ए टेंडर इज said to be informal when it is not some when it is not submitted in the form of solid by department। एकदम सही है। when tender is not properly filled or signed by a contractor, एकदम सही है। इनफॉर्मल पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मल है इनफॉर्मल।
मतलब उसका टेंडर कब इनफॉर्मल होता है, मतलब पूरी तरह से फॉर्मल नहीं है, मतलब जितने भी जो रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं टेंडर के में, जो रिक्वायरमेंट रहता है कि इसमें कॉन्ट्रैक्टर का साइन होना चाहिए, प्रॉपर साइन भी होना चाहिए, सारा पेपर उसमें होना चाहिए, ठीक है। उसमें से अर्नेस्ट मनी का भी उसमें मेंशन होना चाहिए, जो उसमें जो रहता है उसका प्रोसीजर में, अगर वो होता है तो सही है यहाँ। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या, इनफॉर्मल। When a tender is made conditional by adding a indefinite and uncertain liabilities by using a character to it, ये भी सही है। When it is not supported by a required earnest money in the manner prescribed for the purpose of PWD form, ये भी सही है। लेकिन इसमें से पूछ रहा है कौन गलत है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, कौन इनफॉर्मल है। तो याद रखिएगा इसमें से आपका चारों ऑप्शन सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। क्या इनफॉर्मल तीनों केस में होगा, चारों केस में होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन भले थोड़ा सा ये दे दिया है, ठीक है, मिस्टेक हो गया है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, इसका चारों ऑप्शन सही है इनफॉर्मल के केस में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है कि जनरल शेयर, बताइए बहुत इजी क्वेश्चन है। जनरल शेयर अक्सर हम लोग कौन सा स्टैंड में करते हैं, जनरल शेयर हो गया आपका, लोकल शेयर हो गया, पंचिंग शेयर फेलुअर, लोकल शेयर फेलुअर, जनरल शेयर फेलुअर, सर आप लोग पढ़े हुए हैं। जनरल शेयर फेलुअर किसमें लोग देखते हैं, बहुत डेंस एंड स्टिफ क्ले में देखते हैं, ठीक है। लोकल शेयर फेलुअर हम लोग लूज सॉइल में देखते हैं, पंचिंग शेयर फेलुअर हम लोग किसमें, प्लास्टिक सॉइल में देखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। एज पर IRC स्पेसिफिकेशन द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ कंक्रीट कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट इन रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट स्लैब थिकनेस 20 mm। बताइए स्लैब थिकनेस मेरा क्या है, 20 mm है, जिससे पूछ रहा है कि मैक्सिमम थिकनेस कितना होता है। इसके लिए आपको एक टेबल में बताता हूँ, ठीक है। एक टेबल है, अरे यार टेढ़ा हो गया, एक टेबल में आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या हो गया, एक और लाइन पढ़ता हूँ, आपका हो गया रेनफोर्स कंक्रीट, क्या है, अनरेनफोर्स कंक्रीट, ठीक है, अनरेनफोर्स स्लैब, ठीक है। यहाँ क्या होगा आपका रेनफोर्स स्लैब, ठीक है। एक रेनफोर्स स्लैब हो गया, एक आपका अनरेनफोर्स स्लैब हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग स्लैब थिकनेस देख लेते हैं, स्लैब थिकनेस क्या क्या होता है, अलग अलग होगा, ठीक है। यहाँ 10 हो गया, 15 हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। यहाँ भी इसी तरह होगा 10 15 20, 10 15 20 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब लोग यहाँ पर जानेंगे मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, जानेंगे हम लोग कि मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट पूरा 10 mm 10 सेंटीमीटर स्लैब के लिए कितना होता है, 15 सेंटीमीटर स्लैब के लिए क्या होता है। इन केस ऑफ अंडर रेनफोर्स स्लैब, यहाँ क्या है, अनरेनफोर्स बीम, सॉरी अनरेनफोर्स स्लैब, यहाँ क्या है, रेनफोर्स स्लैब, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा इसका जो वैल्यू होता है एलओएस कितना होता है, 4.5 मीटर, ठीक है। इन केस ऑफ अनरेनफोर्स स्लैब के लिए आपको यहाँ क्या पूछ रहा है, रेनफोर्स स्लैब के केस में जो होता है आपका 10 mm 15 mm 20 mm के केस में, 20 सेंटीमीटर के केस में कितना होता है, इसमें आपका होता है 7.5 मीटर, ठीक है। ये आपका कितना होता है 13 मीटर, 13.0, ये आपका हो गया 14 मीटर, सॉरी 14 मीटर, कितना होता है 14.0 मीटर, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन मेरा यहाँ क्या पूछा है, 20 mm की केस में पूछा, 20 सेंटीमीटर के केस में मेरा जो रेनफोर्स कंक्रीट का जो स्लैब है उसका थिकनेस जो होता है कितना होता है, 20 mm होता है। लेकिन इसमें जो स्पेसिंग पूछ रहा है, स्पेसिंग जो आपका कितना होता है, स्पेसिंग 14 मीटर, ठीक है, 14 मीटर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा 10 15 20 10 15 20 मेरा ये क्या हो गया, आपका थिकनेस हो गया, ठीक है, थिकनेस ऑफ स्लैब, जो कि आपका ये स्पेसिंग हो गया, ठीक है, स्पेसिंग याद रखिएगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के केस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव करते हैं। द लॉस एंजल टेस्ट मशीन इज कॉमनली यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ एब्रेशन रेसिस्टेंस, ठीक है, एब्रेशन रेसिस्टेंस। इन प्रैक्टिस वाटर सीमेंट रेशियो लाई बिटवीन है, बताइए इन प्रैक्टिस में वाटर सीमेंट रेशियो क्या लेते हैं, 0.25 से 0.65, लेकिन यहाँ 3 दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बीच फैक्टर प्राइमरीली गवर्न टू बी साइन ऑफ टेंशन मेंबर इन ए स्टील मेंबर इन ए टेंसाइल स्ट्रेंथ।
इसे बीजी क्वेश्चन है, मैं कराया हूँ, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसे क्वेश्चन में टाइम नहीं देना है। द अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन द इंड रिस्ट्रेन ऑफ ए कॉलम नॉट एक्सीड, अच्छा अनसपोर्टेड लेंथ लिस्ट लेटर डायमेंशन 60, द अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ ए बिटवीन ए इंड स्ट्रेन ऑफ ए कॉलम नॉट बी एक्सीड लिस्ट लेटर डायमेंशन ऑफ ए कॉलम IS 456 में कितना होता है 60, ठीक है। ये भी आपको मैं कराया हूँ, उसी टॉपिक से है, जो कि सिंपली सपोर्टेड जो था ना उसका केस 60 बी और 2.5 से बी स्क्वायर बी बीच लेस देन, वहीं से ये क्वेश्चन को उठाया गया है, ठीक है। थोड़ा स्टेटमेंट के फॉर्म में दे दिया गया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि बियरिंग ऑफ ए मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कितना है 25 डिग्री 32 डिग्री 10 मिनट, जो कि साउथ वेस्ट में है। इसका डिक्लिनेशन कितना है, ईस्टर्न डिक्लिनेशन है, ठीक है। तो ट्रू बियरिंग निकालना है। ट्रू बियरिंग का केस में कितना हो जाएगी, ट्रू बियरिंग में क्या होता है प्लस, मतलब 32 और 7 7 2 9 39 डिग्री 50 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल स्टोन, बताइए आर्टिफिशियल स्टोन के केस में कौन सा इसमें स्टोन है, आर्टिफिशियल जो स्टोन है इसमें से कौन सा है, पेरिडाइट एंडेसाइट गेब्रो रैंसम स्टोन। रैंसम स्टोन मीन्स आर्टिफिशियल स्टोन, याद रखिएगा। और जो होता है बताते हैं आपको। देखिए आपका आर्टिफिशियल स्टोन और कौन कौन सा हो सकता है, आपका ये हो गया, फिर इसके बाद आप लोग जान लीजिए गार्लिक स्टोन, विक्टोरिया स्टोन, और बताते हैं आपको आर्टिफिशियल मार्बल, ठीक है। ये जितने भी आपका स्टोन है ये सारे क्या है आपका आर्टिफिशियल स्टोन, ठीक है, याद रखिएगा। ये सारे कितने हैं आपको, जो है सारे गार्लिक स्टोन हो गया, रैंसम स्टोन हो गया, विक्टोरिया स्टोन हो गया, आर्टिफिशियल मार्बल हो गया, ये सारे हैं आपका आर्टिफिशियल स्टोन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देखिए नेट क्या, अकॉर्डिंग टू द IS 12269 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछ रहा है किसका, 53 ग्रेड का कितना होता है जी 37। आपको ये याद करवाया था ना कि आपको तो मैं याद कराया था कि +- 2 है 37 होगा, +- 4 है आपका कितना होगा जी, +- 4 में एलवेज 53 MP होगा, ठीक, याद रखिएगा। +- 4 में 53 MP होगा, +- 1 होगा एलवेज कितना होगा 27 MP होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है +- 2 है मतलब 37 है, +- 4 रहता, +- 1 रहता कितना होगा, अगर +- 4 रहता तो आपका +- 4 रहता तो आपका हो जाएगा, +- 4 रहता तो कितना 53 MP है, 53 ग्रेड, ठीक है। +- 1 रहता तो एलवेज 27 MP है, ठीक है, याद रखिएगा। इस आपको याद करने का अपना अपना तरीका है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ asphalt इज बेटर सुटेड फॉर ए सरफेस सीलिंग एंड डस्ट कंट्रोल इन ए फ्लेक्सिबल पेमेंट। बताइए इनमें से कौन सा asphalt का टाइप है जो कि आपका सरफेस को सीलिंग और डस्ट को कंट्रोल करने में हम लोग फ्लेक्सिबल पेमेंट यूज करते हैं। तो एलवेज एमल्सिफाइड asphalt को हम लोग यूज करते हैं सरफेस को सीलिंग करने में, और सरफेस से जो डस्ट जो आता है उसको कंट्रोल करने में हम लोग किसका एमल्सिफाइड asphalt का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग स्केल आर नॉट गिवन एक्यूरेट इन ए प्लेन ड्राइंग प्रॉपर ड्यू टू श्रिंकेज आफ्टर ए फ्यू ईयर, इंजीनियर्स स्केल और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है, दोनों होता है जो कि आपका नॉट एक्यूरेट होता है, ठीक है, जो कि बी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, व्हाट इज अ फ्री फॉल हाइट ऑफ ए हैमर इन स्टैंड अप पेनिट्रेशन टेस्ट। बताइए कितना होता है जी स्टैंड अप पेनिट्रेशन टेस्ट में आपका हाइट ऑफ उसका हाइट ऑफ फ्री फॉल कितना होता है 75 सेंटीमीटर, कितना होता है 75 सेंटीमीटर। इस सब क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट एडवांटेज ऑफ ए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर के केस में कौन सा एडवांटेज नहीं है, इज सेंसिटिव टू वेरियस डस्ट ड्यूरिंग ए लोड एंड फ्लो रेट, इवनली स्मॉल पार्टिकल, ये भी सही है। 90% एफिशिएंसी 90% एंड प्लस एफिशिएंसी कैन बी ऑब्टेन, पार्टिकल मे बी कलेक्टेड वेट एंड ड्राई, भी सही है। लेकिन यहाँ जो पूछ रहा है सेंसिटिव एंड वेरिएबल डस्ट लोडिंग एंड फ्लो रेट, ये मेरा गलत है। 99% एंड प्लस एफिशिएंसी कैन बी ऑब्टेन, एकदम सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का यूज हम लोग किस में करते हैं, पार्टिकल स्मॉल डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने में, ठीक है, उसको कलेक्ट करने में,
ठीक है, जिसके कारण इसका एफिशिएंसी जो होता है 99% से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये मेरा 3 ऑप्शन सही है, लेकिन ये जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें नोट पूछा था। ठीक है, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ ए कंक्रीट एज ए ग्रेड ऑफ M25, बताइए कितना होगा। 25 के केस में आपको कितना हो जाती है मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ, बताइए। 28 नहीं होता है, ये तो आप लोग टेबल पढ़े होंगे, बताइए। M20, 25, 30, M35। ठीक है, इसका टाउ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 20 के केस में कितना होता है, M20 के केस में 2.8, 25 के केस में 31, 35, 37। ठीक है, तो मेरा M20 के बारे में पूछ रहा है, 20 कितना होगा, 2.8 इज अ करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, इस टेबल इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशन नीड टू अडॉप्ट कंक्रीटिंग इन सब जीरो टेम्परेचर। सब जीरो टेम्परेचर में पूछ रहा है ना, कौन अडॉप्ट करता है। प्री हीटिंग ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए कंक्रीट, एकदम सही है। इकोनॉमिक हीटिंग ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए कंक्रीट, एकदम सही है। एडमिक्सचर ऑफ ए एंटी फ्रीजिंग, अच्छा ठीक है, एंटी फ्रीजिंग ऑफ ए मटेरियल भी सही है। इलेक्ट्रिकल हीटिंग ऑफ ए कंक्रीट, सही है जी, इलेक्ट्रिकल हीटिंग हम लोग करते हैं कंक्रीट में, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 इज करेक्ट आंसर, 1 2 3 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू मोहर्स हार्डनेस किसका, क्वार्ट्ज कितना, Q7 7। ये सब तुरंत मतलब एक बार में मार के उठ जाना है। अकॉर्डिंग टू IS 11624, व्हाट विल द क्वालिटी रेटिंग ऑफ इरिगेशन वाटर when residual sodium carbonate SRC in a range of 1.5 से 3, कितना होता है इसका रेंज, क्या है जी। इसका जो रेंज रहता है 1.5 से 3, 1.5 से जो 3 होता है, RSC का जो रेंज होता है उस किस में होता है, मीडियम होता है। ठीक है, इसके बाद आपका कितना हो जाता है, 3 से 6 हो जाता है, जो आपका कितना होता है, ये हाई होता है। इसके बाद आपका ग्रेटर देन 6 होता है, जो वेरी हाई होता है SRC का रेंज। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन एक्वाडक्ट, बताइए। एक्वाडक्ट से मैं आपको बहुत बार बताया हूँ, बहुत क्वेश्चन, इससे मैं इस टॉपिक से मैं स्पेशल एक टॉपिक भी, एक वीडियो भी मैं आपको बना के अपलोड कर दिया हूँ बहुत पहले ही, जिस टाइम हम लोग SSC का सेशन कर रहे थे उस टाइम ही, कि इस टॉपिक से ट्रिक से मैं आपको बहुत बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब विद क्वेश्चन के साथ मैं आपको बताया हूँ। अगर आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम होता है तो कृपया आप लोग स्टडी विद सिविल MCQ के वीडियो का प्लेलिस्ट में जाए और जरूर इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोग देख लें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बताइए एक्वाडक्ट नेचुरल ड्रेनेज इज, ट्रिक यहाँ आपको बताता हूँ, DCS ADA। ठीक है, क्या ट्रिक होता है, एक्वाडक्ट है ना, CDA से हो गया एक्वाडक्ट, TUCT आपका हो गया एक्वाडक्ट। मेरा कैनाल ऊपर है इसमें से, ठीक है, कैनाल ऊपर है और ड्रेन नीचे है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, इन्हें एक्वाडक्ट में क्या होता है, कैनाल ऊपर होता है। यहाँ क्या बोल रहा है, नेचुरल ड्रेनेज इज बिलो, ड्रेन मेरा नीचे है ना, तो मेरा बिलोन होगा, बिलो कहाँ गया जी, ऑप्शन नंबर बी, बिलोन होगा जी। देखिए तो मेरा ये ड्रेन हो गया, ये मेरा कैनाल हो गया, तो मेरा यहाँ क्या, एक्वाडक्ट केस में क्या होता है, एक्वाडक्ट केस में आपका कैनाल जो होता है, कैनाल एलवेज ऊपर होता है ड्रेन से। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है कि नेचुरल ड्रेन इज नेचुरल ड्रेनेज इज एलवेज बिलो देन कैनाल, नेचुरल ड्रेन इज एलवेज बिलो देन कैनाल से नीचे होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरह हम लोग बताए हैं एक्वाडक्ट क्या होता है, सेफन एक्वाडक्ट क्या होता है, सुपर पैसेज क्या होता है, लेवल क्रॉसिंग क्या होता है, सारा उसमें मेंशन किया गया है। उस एक शॉर्ट वीडियो मतलब 15-20 मिनट का होगा, उसमें आप लोग देख सकते हैं। देखिए, इन ए केस ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्लैब स्पेसिंग बिटवीन ए डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट, बताइए कितना होता है, कितना से कम नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट 5D और 300 mm। ठीक है, ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। मेन रेनफोर्समेंट 3D, मेन रेनफोर्समेंट कितना होता है 3D और 300 mm। ठीक है, विचएवर इज स्मॉलर, ठीक है। मेन रेनफोर्समेंट कितना 3D 300 mm, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट 5D और 300 mm। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द लॉ
ये तो आप लोग पढ़े हैं, आप लोग बहुत, मैं बोला ना, इसलिए बोला कि आप लोग डीडीए जाइएगा, देख लीजिए, बहुत फायदा होगा आपको। ये क्या है, न्यूटोनियन फ्लूइड, ये क्या है, डाइल्यूटेंट फ्लूइड, ठीक है। तो ये क्या है, वैल्यू क्या दिया गया है, ये पूछा डाइल्यूटेंट फ्लूइड के बारे में। तो ये आपका एन इजकल टू, यहाँ आपका जीरो होता है, ये का एन ग्रेटर देन वन होता है, और यहाँ एन जो होता है लेस देन वन होता है, ठीक है। तो मेरा डाइल्यूटेंट के केस में जो एन जो होता है ग्रेटर देन वन होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो मेरा ये जो इसका डाइल्यूटेंट फ्लूइड के केस में एन जो क्या होता है, एन ग्रेटर देन वन होता है। अगर से न्यूटोनियन फ्लूइड पूछेगा, न्यूटोनियन फ्लूइड, तो न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में एन जो होता है ऑलवेज जीरो होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं। तो आज का सीरीज यहीं पे कंप्लीट होता है, करीब हम लोग 70 से 80 क्वेश्चन से प्लस किए हम लोग, ठीक है। तो बहुत जो आप लोग से यही रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग इस वीडियो को आज से देखना स्टार्ट करें। आज से हम लोग शुरुआत किए हैं, ना जाने ये सीरीज कहाँ तक चलेगा, जब तक एग्जाम होगा, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक कंटिन्यूस चलेगा। और आप लोग कितना कंटिन्यू रहते हैं उस पर आपको डिपेंड करता है, ठीक है। एक सिलेक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, घर के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए भाई, अगर जॉब नहीं लगा ना तो बहुत बहुत दुख है, खास करके हम लोग डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो आप लोग से मैं यही एडवाइस दे रहा हूँ कि आप लोग जितने भी सेट हुए हैं, ठीक है, चाहे डीडीओ जेई को लेकर, एसएससी जेई को लेकर, और फिर बीटीएससी स्टार्ट हुआ है, अगर वो सब नहीं भी देखे हैं तो यहाँ सब कंटिन्यू करें, तो मैं जितना भी प्रीवियस में जितना मैं बताया हूँ सारा इसमें आपको रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू ऑल।